एपिसोड 4। सिंघानिया हाउस। रियांश खुद से ही बोलता है, परिधि सच में बहुत ही अच्छी है। पता ही नहीं चला कि कब मैं इससे प्यार कर बैठा। लेकिन मुझे पहले ये जानना है कि क्या वो भी मुझसे प्यार करती है या सिर्फ इस शादी का बोझ ढो रही है। उसका जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। इधर परिधि रसोई घर में जाकर सभी के लिए खाना बना रही थी कि तभी उसे रियांश के द्वारा नेहा को हॉट कही जाने वाली बात याद आ गया और उसका चेहरा बिल्कुल ही उतर गया। क्या सच में रियांश को नेहा जैसी लड़कियां पसंद है? हम वैसे मुझ में ऐसा है ही क्या जो वो मुझे पसंद करेगा, लेकिन वो मेरा पति है। वो कैसे किसी दूसरी लड़की की बड़ाई कर सकता है मेरे सामने? यही सब सोच के वो और भी ज्यादा दुखी हो गई। खाना बन चुका था, सभी डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। नेहा रियांश के पास जाकर बैठ गई। जब परिधि ने रियांश और नेहा को एक साथ हंसते हुए देखा तो उसका मन किया कि वो रियांश का हाथ पकड़कर उसे नेहा से दूर कर दे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती थी, इसीलिए सभी को खाना सर्व करके खुद गायब हो गई। रियांश ये बात नोटिस कर रहा था कि परिधि को मेरा नेहा के साथ हंसी मजाक पसंद नहीं आ रहा है, इसलिए वो खाना भी नहीं खाए और चली गई है। परिधि घर के सबसे ऊपर वाले छत पर जाकर एक कुर्सी पर बैठ गई और गुस्सा से बड़बड़ा रही थी कि उस खड़ूस को इतना भी समझ नहीं आता है क्या मैं वहीं पर ही हूँ। लेकिन नहीं, महाशय को तो नेहा के अलावा और कोई दिखाई ही कहाँ दे रहा है आज। रियांश, जो कुछ देर पहले ही छत पर आ चुका था और परिधि की सारी बातें पीछे से सुनकर मुस्कुरा रहा है, तो बात यह है, मुझसे प्यार कर सकती है पर मुझे बता नहीं सकती, ये भी ना? परिधि पीछे से एक हल्की सी आवाज में बोला। उस आवाज को सुनते ही परिधि झट से अपने पीछे मुड़कर देखी तो उसके चेहरे की हवाहिया उड़ी हुई थी। मन में ही वो बोली, बाप रे, ये यहाँ पर और मैंने जो भी बोला सब सुन लिया, अब क्या होगा? ये डरते हुए मन में बोली। इधर रियांश परिधि की तरफ अपने एक एक कर कदम बढ़ाते हुए उसके सामने जा खड़ा हो गया और पूछा, क्या हुआ? मुझे यहाँ देखकर चौंक क्यों गई, जैसे तुम्हारी कोई चोरी पकड़ी गई हो? नहीं तो मैंने क्या चुराया है? वो तो मैं इसीलिए चौंक गई क्योंकि नेहा को नीचे छोड़ के आप यहाँ क्या करने आए हैं? टोंट मारते हुए बोली। परिधि की बातों को सुन रियांश अपनी हंसी रोक नहीं पाया और जोर से हंसने लगा। आप हंस क्यों रहे हैं? क्या मैंने कोई जोक मारा है जो इतनी हंसी आ रही है आपको? परिधि एकदम गुस्सा से बोली और नीचे की तरफ चल दी, पर वो अभी आगे जा पाती उससे पहले ही रियांश परिधि का हाथ पीछे से पकड़ते हुए बोला, क्यों तुम्हें बुरा लगता है जब मैं नेहा के साथ रहता हूँ तो? परिधि गुस्सा में थी इसीलिए बिना सोचे समझे ही जो दिल में था बोल दिया, हाँ लगता है, लेकिन आपको कोई फर्क थोड़ी ना पड़ता है। जाइए, वो आपका इंतजार कर रही होंगी और मेरा हाथ छोड़िए, मुझे जाना है। और अपना हाथ जबरदस्ती रियांश के हाथ से छुड़ाने लगी। परिधि की बातों को सुन रियांश बोल, अब तो ये हाथ मेरे मरने बाद ही छूटेगा, उससे पहले कभी भी नहीं। जैसे ही परिधि रियांश के मुंह से मरने की बात सुनती है, वो एकदम से अड़ जाती है और गुस्से से कहती है, ये क्या बोले जा रहे हैं आप? दिमाग खराब है क्या आपका? ऐसी बातें कौन बोलता है? तभी रियांश परिधि को अपने करीब लाते हुए बोला, मैं नहीं जानता कि तुम मेरे बारे में क्या सोचती हो, क्या फील करती हो, लेकिन आज मैं अपने दिल की बात तुमसे करने के लिए आया हूँ। हाँ, पहले मैं नहीं चाहता था कि ये शादी हो और ना ही तुम्हें देखना चाहता था, पर पता नहीं कब तुम्हें परेशान करते करते खुद तुमसे प्यार कर बैठा, पता ही नहीं लगा। सब जगह तुम ही दिखाई देती हो अब मुझे। आई लव यू परिधि, लव यू सो मच। जब रियांश ये सब बोलता है, परिधि को तो जैसे अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि उसके सामने रियांश अपने प्यार का इजहार कर रहा है। परिधि, कहाँ खो गई? मैं जानता हूँ कि तुम्हें शौक लगा है, लेकिन मैं तुम पर कोई दबाव नहीं दूंगा। तुम्हारा जो भी फैसला होगा मैं उसे खुशी खुशी स्वीकार लूंगा। परिधि को तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। उसके तो मुंह से आवाज ही नहीं निकल रहे थे, वो सिर्फ रियांश को एकटक देखे जा रही थी। तभी रियांश मुरझाए चेहरे के साथ बोला, मैं समझ गया, और परिधि के हाथों को छोड़कर जाने लगा। परिधि जैसे ही देखी कि रियांश जा रहा है तो उसने ना इधर देखा और न उधर, बस झट से बोल दिया, लव यू टू रियांश। और जैसे ही परिधि दौड़कर रियांश के पास आने लगी वैसे ही वो कुर्सी पर से नीचे गिर गई और उसका सपना झट से टूट गया। पहले तो वो इधर उधर देखी, पर उसे समझ में आया कि वो सिर्फ एक सपना था और कुछ नहीं। बेचारी फिर से बहुत उदास हो गई और बेमन से छत से नीचे आकर रसोई घर चली गई और सभी सामान को ठीक से रखने लगी। तभी उसने देखा कि सभी खाना खाकर अपने अपने रूम में चले गए हैं, लेकिन रियांश और नेहा वही हॉल में बैठकर बातें कर रहे थे। ये देखकर उसका तो दिमाग ही खराब हो गया। वो रसोई घर से निकलकर सीधे नेहा के पास गई और उसका हाथ पकड़कर उसे उठा लिया। यार परिधि, क्या कर रही हो? देखो ना जीजू कितनी फनी बातें कर रहे हैं, कितना मजा आ रहा है, तुम भी बैठो ना। हाँ परिधि, तुम भी बैठो, वैसे तुम्हारी दोस्त भी कम नहीं है, परिधि को परेशान करते हुए बोला। रियांश की बातों को सुन परिधि चिढ़ते हुए नेहा से बोली, टाइम देख रही हो कितना रात हो गया है, अभी अब सो जाओ, बाकी की बातें कल कर लेना। ये बोलकर वो नेहा को उसके कमरे की तरफ लेकर चल दी। परिधि के इस तरह की हरकत को देखकर रियांश हंसते हुए खुद में बोला,
कितना छुपाओगी परिधि अपने दिल की फीलिंग्स को मुझसे? मैं जानता हूँ कि तुम्हें जलन हो रही है। मैं भी देखना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे रोकती हो या नहीं। इधर अब परिधि को अड़ा लगने लगा था कि कहीं रियांश नेहा को पसंद करने लगा तो। ये सोच के ही वो घबरा गई और खुद से ही बोली, नहीं मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, वो सिर्फ मेरा पति है, मुझे बात करनी ही पड़ेगी। और अपने कमरे की तरफ चल दी। रियांश जो अपने रूम में बेड पर आराम कर रहा था, परिधि अंदर आते ही देखी कि रियांश आराम कर रहा है तो वो मन ही मन बोली, मुझे टेंशन देके खुद कैसे चैन से आराम कर रहा है, खड़ूस नहीं तो। और फिर बेड के पास जाकर वो सीधे बोल देती है, ये जो आप आजकल कर रहे हैं ना वो सही नहीं है रियांश। रियांश परिधि की तरफ देखते हुए पूछा, क्या सही नहीं है परिधि, और क्या कर रहा हूँ मैं आजकल? ये बोलते हुए वो बेड पर से उठकर बैठते हुए बोला, अब अनजान बनने का एक्टिंग मत कीजिए आप। परिधि मैं सच में अनजान नहीं बन रहा हूँ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि तुम किस बारे में बोल रही हो, जरा विस्तार से समझाओ मुझे। देखिए रियांश आप बात को बढ़ाए मत। मैं जानती हूँ कि आप नेहा को पसंद करते हैं, लेकिन ये सही नहीं है। जैसे ही परिधि ये बोलती है, रियांश हंस पड़ता है और हंसते हुए ही कहता है, ओ तो ये बात सही नहीं लगी तुम्हें? मैं उसे पसंद करता हूँ इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं उसे प्यार करता हूँ। रियांश हल्के से मुस्कान के साथ बोला, क्या मतलब है आपका? पसंद करते हैं पर प्यार नहीं करते? परिधि गुस्से से बोली, तो प्यार भी कर लीजिए, किसी ने मना नहीं किया है आपको। और बेड के पास से सोफे की तरफ जाने लगी। परिधि जा पाती उससे पहले ही रियांश परिधि का हाथ पकड़ बोल पड़ा, वैसे तुम्हें इतनी तकलीफ क्यों हो रही है मेरे नेहा के साथ होने से? कहीं तुम्हारे दिल में मेरे। रियांश अभी कुछ और बोल पाता, परिधि झट से उसकी बातों को बीच में ही काटते हुए बोल पड़ा, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आप जाइए अपने प्यार के पास और मुझे सोने दीजिए, मुझे नींद लगी है, हाथ छोड़िए मेरा। अगर मैं कहूँ कि मैं अपने प्यार के साथ ही हूँ तो। रियांश परिधि के थोड़ा पास आकर धीरे से बोला। परिधि अब तो कुछ बोल ही नहीं पाए। उसे ये समझने में देर नहीं लगी कि रियांश उसी के बारे में बोल रहा है। नेहा से तो मैं जानकर बातें करता था ताकि देख पाऊँ कि मेरे प्यार को इससे कोई फर्क पड़ता है या नहीं, लेकिन आज मैंने ये देख लिया कि मेरे प्यार को इससे बहुत फर्क पड़ता है। रियांश की बातों को सुन परिधि अब तो रियांश की तरफ देख भी नहीं पड़ रही थी। मेरी तरफ देखो परिधि, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? रियांश अपनी दोनों घुटनों पर बैठकर परिधि के दोनों हाथों को अपने हाथों में लेके पूछता है, क्या तुम अपनी जिंदगी में मुझे शामिल करोगी? मैं तुमसे बहुत 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 प्यार करता हूँ। आई लव यू परिधि। क्या आप सच में नेहा को नहीं बल्कि मुझे प्यार करते हैं रियांश? तुम एकदम बुद्धू ही हो। मेरी पत्नी तुम हो ना कि नेहा परिधि, और मैं तुम्हारी सादगी से प्यार करता हूँ। वो तो तुमको ये बताने के लिए कि तुम भी मुझसे प्यार करती हो मैंने नेहा को पसंद करने वाली बात बोली। रियांश की बात सुन परिधि रियांश के सीने पर मारते हुए बोली, आप बहुत गंदे हो, आपको पता है कि मुझे कितनी तकलीफ दी है आपने। मैं आपको इतनी जल्दी माफ नहीं करूंगी। और रियांश को कसकर गले से लगा लिया। रियांश भी परिधि को अपने बाहों में समेट लिया था। दोनों कुछ देर ऐसे ही एक दूसरे के गले लगे रहे। रियांश और परिधि एक दूसरे के गले लगे थे कि तभी नेहा उसके कमरे के दरवाजे पर आकर अपना गला को जोर से खांसने लगती है, जिसकी वजह से वो दोनों झट से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। परिधि नेहा के तरफ शर्म से नजरें झुकाते हुए पूछी, क्या हुआ, कुछ चाहिए क्या नेहा? रियांश भी अपनी फाइल लेकर काम करने का बहाना करने लगा। तभी नेहा बोली, सॉरी मैंने गलत टाइम पर गलत जगह एंट्री ले ली। पर क्या परिधि आज मेरे साथ मेरे कमरे में सो सकती हो तुम? हाँ नेहा क्यों नहीं, वैसे भी तो तुम कल वापस इंदौर ही जा रही हो तो मुझे भी तुम्हारे साथ आज सोने का मन है, चलो। रियांश इन दोनों की बातों पर अपने कान लगाए हुए था। मन ही मन बोला, क्या है मेरी बीवी भी अपनी दोस्त के साथ इसे बात करना है, लेकिन मैं जो यहाँ अकेले बैठा हूँ उसका तो कुछ पड़ा ही नहीं है। और अपनी मुंह को नीचे लटका लेता है। परिधि रियांश की तरफ देखकर धीरे से सॉरी बोली। वो जानता था कि परिधि नेहा को कितना मानती है, इसीलिए वो परिधि की तरफ देखकर मुस्कुरा दिया और इशारे से बोला, कोई बात नहीं। परिधि रियांश की तरफ से अपना चेहरा नेहा की तरफ करी और दोनों नेहा के कमरे की तरफ चल दी। इधर बेचारा रियांश अकेले ही सोफे पर बैठा परिधि को मिस कर रहा था, क्योंकि उसे परिधि के साथ ढेर सारी टाइम बिताना था, उसके साथ बातें करनी थी, लेकिन वो तो नेहा के साथ सो रही थी। आज की सुबह सिंघानिया हाउस में सभी अपने अपने काम कर रहे थे। इधर परिधि रसोई घर में सबके नाश्ते की तैयारी कर रही थी और रियांश को ऑफिस भी जाना था तो वो भी रेडी हो रहा था। नेहा भी अपने जाने की तैयारी कर रही थी। परिधि और रियांश दोनों ही आज सुबह से एक दूसरे से नहीं मिल पाए थे। मिलते भी तो कैसे? रियांश रसोई घर जाता भी तो वहां कोमल और नेहा ऑलरेडी मौजूद थे, इसलिए बेचारे बिना एक दूसरे को देखे ही अपने कामों में लगे थे। सभी ने नाश्ता किया, तब भी रघुवीर जी बोले, रियांश बेटा चलिए हमें देर हो रही है। रियांश जिसे एक बार परिधि से मिलने का मन था लेकिन उसे ये मौका ही नहीं मिल पा रहा था,
बेमन से ही बोला जी पापा चलिए, और दोनों ऑफिस के लिए निकल गए। इधर परिधि दौड़ते हुए हॉल की तरफ आई तो रियांश ऑफिस के लिए निकल चुका था, लेकिन परिधि उसे दही चीनी नहीं खिला पाई थी। उसे बहुत ही खराब फीलिंग्स आ रही थी, जैसे कि कुछ होने वाला है, लेकिन वो किसी को कुछ बता नहीं पा रही थी। परिधि खुद में बोली, चलो नेहा तो चली गई, चलो माँ के पास ही जाती हूँ, शायद मेरा मन कुछ शांत हो जाए। और वो सुगंधा के कमरे में चली गई। सुगंधा के सीने से लगते हुए बोली, माँ मुझे कुछ सही नहीं लग रहा है। अरे परिधि बेटा आपको क्या हुआ? हमें पता है नेहा बिटिया आज गई है ना, इसीलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है। माँ के बातों को सुनकर परिधि सोची हो सकता है माँ सही बोल रही है, मैं ही कुछ ज्यादा सोच रही हूँ। परिधि बेटा, वैसे रियांश आपसे अब भी क्या वैसे ही बात करता है? अपनी सास की बात को सुन। सासू माँ की तरफ देखती हुई परिधि थोड़ी शर्मा के बोली, माँ रियांश जी मुझसे प्यार करते हैं, कल उन्होंने मुझे प्रपोज किया था। परिधि अभी अभी क्या कहा आपने? रियांश आपसे प्यार करता है? चलो आखिर उसको समझ आ ही गया कि आप दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हो। बेटा आज मैं बहुत ही खुश हूँ। तभी कोमल माँ के कमरे में आती हुई बातें सुन ली और चहकती हुई बोली, क्या भाई ने भाभी को प्रपोज किया है? और परिधि को झट से उठाकर गोल गोल घूमने लगी। भाभी आज मैं आपके लिए बहुत ही खुश हूँ। माँ भाई को आज ऑफिस नहीं ना जाना चाहिए था। इधर ऑफिस में रियांश को बिल्कुल भी मन ही नहीं लग रहा था। वो सिर्फ शाम होने का इंतजार कर रहा था, ताकि वो घर जाकर परिधि के साथ समय बिता सके। रघुवीर जी रियांश से पूछते हुए बोले, क्या हुआ बेटा? आज आपकी तबीयत हमें सही नहीं लग रही है, आप चाहे तो घर जा सकते हैं। वैसे भी ऑफिस में आज कुछ खास काम नहीं है। पापा की ये बातें सुनकर मन ही मन खुश होते हुए बोला, चलो परिधि को घर जाकर सरप्राइज देता हूँ। और बोला, ठीक है पापा मैं घर ही चला जाता हूँ। मैं ड्राइवर को बोलता हूँ गाड़ी निकालने। नहीं पापा रहने दीजिए, पापा मैं खुद ही ड्राइव कर लूंगा, आप ड्राइवर को मत बुलाइए। ठीक है। ये बोलकर रघुवीर जी अपने केबिन में चला गया। इधर रियांश परिधि को सरप्राइज देने के लिए गाड़ी बहुत ही स्पीड में ड्राइव कर रहा था कि तभी अचानक से रियांश के गाड़ी के आगे एक बड़ा ट्रक आ गया। रियांश गाड़ी को रोक नहीं पाया और दोनों के बीच में एक बड़ी टक्कर हो गई। रियांश की गाड़ी दूर जाके गिरी और रियांश खून से लथपथ सड़क पर गिर गया। वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। इधर परिधि का मन पहले से ही बेचैन था, इसलिए वो माँ के कमरे में ही बैठकर अपना मन दूसरे तरफ लगाने की कोशिश कर रही थी कि तभी अचानक से परिधि के मोबाइल पर किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। उसने कॉल जैसे ही रिसीव की, उधर से एक आदमी की आवाज आई, मैं मिसेस परिधि सिंघानिया से बात कर रहा हूँ। परिधि ने बोला, हाँ जी बोलिए, आप कौन? तब उस आदमी ने बोला, मैम मैं आपके ही ऑफिस में काम करता हूँ, लेकिन आज मेरी छुट्टी है और जब मैं सड़क पर जा रहा था तो देखा कि मिस्टर रियांश सर का बड़ा ही भयंकर कार एक्सीडेंट हुआ है और वो सड़क पर गिरे हुए थे। तो मैंने उन्हें जल्दी से सिटी हॉस्पिटल लेके आया हूँ। आप जल्द यहाँ आ जाए। जैसे ही ये बात सुनी कि रियांश का एक्सीडेंट हो गया है, उसके हाथों से मोबाइल छूटकर जमीन पर गिर गया और वो बस एक पुतला की तरह जम सी गई। जब कोमल और माँ ने देखा कि परिधि एकदम से शॉक हो गई तो उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा? कोमल ने तुरंत परिधि का मोबाइल जमीन से उठाया और उस आदमी से बात करी जो अभी परिधि को रियांश के एक्सीडेंट के बारे में बताई। जब कोमल को इस बारे में पता चला तो वो जोर से रोते हुए माँ को बोली, माँ भाई का एक्सीडेंट हो गया है, उन्हें सिटी हॉस्पिटल ले जाया गया है, हमें फौरन वहां पहुंचना पड़ेगा। सुगंधा ये बात सुनते ही जोर जोर रोने लगी और भगवान से बोलने लगी, आपने ये क्या किया भगवान, मेरे बेटे को अगर कुछ भी हुआ ना तो मैं भी अपनी जान दे दूंगी। और फिर खुद को संभलते हुए उन दोनों ने परिधि को होश में लाया। परिधि होश में आते ही तुरंत सिटी हॉस्पिटल के लिए निकल गई। सभी परिवार हॉस्पिटल के लिए निकल गए। रास्ते से कोमल ने रघुवीर को भी फोन कर दिया था तो वो भी ऑफिस से सीधे सिटी हॉस्पिटल पहुंच गया। सभी हॉस्पिटल में इधर से उधर रियांश को ढूंढ रहे थे कि तभी एक डॉक्टर ने पूछा, आप सब किसे ढूंढ रहे हैं? तब परिधि ने रोते रोते अपने मोबाइल से रियांश की फोटो दिखाते हुए बोली, क्या इनको इसी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है? डॉक्टर ने बोला, हाँ इन्हें तो अभी ही कुछ देर पहले किसी ने हॉस्पिटल लाया था, इनका हालत बहुत ही खराब है। परिधि का तो जैसे जान ही निकल रही था। कहाँ है वो डॉक्टर? हमें जल्दी से वहां ले चलिए। ठीक है आप सभी आइए मेरे साथ। और सभी चल दिया डॉक्टर के साथ। कुछ ही दूर पर जिस वार्ड में रियांश को एडमिट किया गया था वहां पहुंचकर डॉक्टर ने कहा, ये रहा, और वो चले गए। सभी परिवार वाले रियांश को बाहर से ही देख रहे थे क्योंकि किसी को भी अंदर जाने की परमिशन नहीं था। परिधि रियांश को देख देख कर रोए जा रही थी और बोले जा रही थी, आप मुझे ऐसे छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकते हैं, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। ये बोलकर वो नंगे पैर ही हॉस्पिटल से दौड़ते दौड़ते बाहर निकल गई। उससे पीछे पीछे कोमल भी गई, क्योंकि वो इस वक्त भाभी को अकेला नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वो भी परिधि के पीछे हॉस्पिटल से बाहर निकल गई। इधर रघुवीर जी ने सुगंधा जी और माँ को समझा रहे थे कि रियांश को कुछ भी नहीं होगा। डर तो उन्हें भी लगा था, लेकिन वो अपने डर को दिखा नहीं सकता था क्योंकि उन्हें सुगंधा और माँ को हिम्मत देना था।
इधर परिधि खाली पैर ही सड़क पर दौड़े जा रही थी और बोले जा रही थी, मैं आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी, भगवान मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता है। और दौड़ते दौड़ते वो एक दुर्गा माँ के मंदिर जा पहुंची। वहां जाकर उसने अपने हाथों पर ही बाती जला ली और बोलने लगी, माँ मैं तब तक अपने हाथों से आपकी आरती करूंगी जब तक आप मेरी सुन नहीं लेती। अगर आपको ऐसा ही करना था तो मुझे उनके साथ इस रिश्ते में बांधा ही क्यों? क्यों मेरे ना चाहते हुए भी मेरी शादी उनके साथ करवाए? आज आपको रियांश जी को ठीक करना ही होगा, नहीं तो मैं भी यही आपके सामने अपनी जान दे दूंगी। रोते रोते बोली जा रही थी। ये सब पीछे खड़ी कोमल भी देख रही थी और मन ही मन माँ से प्रार्थना कर रही थी कि माँ भाई को बचा लीजिए। कोमल अभी प्रार्थना कर ही रही थी कि उसके मोबाइल पर रघुवीर का कॉल आ रहा था। उसने झट से कॉल रिसीव करते हुए पूछा, पापा भाई कैसे है? तभी उधर से रघुवीर जी ने कहा, बेटा रियांश अब खतरे से बाहर है, अभी उसे होश नहीं आया है, डॉक्टर बोले हैं कि कल सुबह तक रियांश को होश आ जाएगा। कोमल खुशी से बोली, पापा आप फोन रखिए, मैं ये बात भाभी को बताती हूँ। तब कोमल रघुवीर जी का फोन रखकर वो परिधि के पास चल दी। पीछे से कोमल परिधि को आवाज देते हुए बोली, भाभी रियांश भाई अब खतरे से बाहर है। ये सुनते ही तुरंत कोमल के तरफ पलटी और पूछा, क्या कहा तुमने? एक बार फिर से बोलो। हाँ भाभी आपने सही सुना, भाई अब खतरे से बाहर है भी। और परिधि कोमल के गले से जा लगी। खुशी से वो रोने लगी और बोली, कोमल जल्दी से हॉस्पिटल चलो, मुझे रियांश जी को देखना है। और दोनों चल दी। इधर हॉस्पिटल में रघुवीर ने सुगंधा और माँ के लिए खाना ले आए और बोले, आप सब ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी, ऐसे आप रियांश को कैसे संभालेंगी? रघुवीर की ये बात सुनकर सुगंधा और माँ दोनों ने खाना खाने के लिए हाँ कह दिया। परिधि और कोमल हॉस्पिटल पहुंचकर सीधे सभी परिवार के पास जा पहुंची और परिधि ने रघुवीर से पूछा, पापा रियांश जी को कब तक होश आएगा? बेटा डॉक्टर ने बोला है कि कल सुबह तक रियांश को होश आ जाएगा। और ये बोलते हुए उसकी नजर परिधि के हाथों पर पड़ी, जो कि पूरे तरीके से जल गया था। पूछा, ये कैसे हुआ परिधि बेटा? परिधि अपने हाथों को देखते हुए, कुछ नहीं हुआ है पापा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन कोमल ने रघुवीर और सभी परिवार को बताते हुए बोली, वो पापा भाभी ने अपने हाथों पर ज्योति जलाई थी रियांश भाई के लिए, इसलिए उनका हाथ जल गया है। कोमल की बातों को सुनने के बाद सुगंधा जी धीरे से खड़े होते हुए बोली, बेटा आपकी विनती भगवान ने सुन ली, अब आप भी कुछ कहा, लिए देखिए आप कितनी कमजोर लग रही है। प्लीज माँ मुझे भूख नहीं है और मैं तब तक नहीं खाऊंगी जब तक रियांश जी को होश नहीं आ जाता। आप प्लीज मुझे खाने को मत बोलिए। ठीक है बेटा, लेकिन कम से कम कुछ देर यही बैठकर आराम कर लो, इसमें मैं तुम्हारी एक नहीं सुनूंगी। परिधि सिर्फ हम बोली और बैठ गई। सभी रात भर वहीं पर बैठे बैठे बस सुबह का इंतजार कर रहे थे कि कब सुबह हो और रियांश को होश आ जाए। आज की सुबह सभी परिवार वाले बैठे हुए थे कि तभी वहां एक नर्स आते हुए बोली, मिस्टर रियांश को होश आ गया है, आप सब उससे मिल सकती है। जैसे ही परिधि ने ये सुना कि रियांश को होश आ गया है, वो दौड़ती हुई रियांश के पास जा पहुंची। पीछे से सभी परिवार भी वहां पहुंच गए। परिधि रियांश को देखकर धीरे आवाज में बोली, रियांश जी। रियांश वो आवाज सुनकर आंख खोलकर देखता है तो पूरे परिवार उसके सामने खड़े होते हैं। वो धीरे से बोलता है, माँ पापा। परिधि जो कि उसके सबसे सामने थी, लेकिन रियांश ने तो उसे पहचाना तक नहीं। ऊपर से माँ से पूछा, ये लड़की कौन है माँ? परिधि को एकदम झटका सा लगा कि रियांश ने उसे पहचाने तक नहीं। रघुवीर जी ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और बोला, डॉक्टर ये रियांश परिधि बेटा को पहचान क्यों नहीं रहे हैं? डॉक्टर आप सभी बाहर जाइए, मुझे दिखने दीजिए कि क्या हुआ है। और सभी को बाहर निकाल कर दरवाजा बंद करके रियांश को पूरी तरीके से चेक किया और दरवाजा खोलकर बाहर आके बोला, देखिए मिस्टर रघुवीर, आपके बेटे के सर में चोट लगने की वजह से वो अपने जीवन का कुछ हिस्सा भूल चुके हैं, इसीलिए ये परिधि को नहीं पहचान पर रहा है। परिधि ये बात सुनकर जमीन पर गिरकर बैठ गई। कोमल परिधि को भाभी कहते हुए परिधि को पकड़ लिया। लेकिन डॉक्टर मेरे बेटे को क्या कभी कुछ याद नहीं आएगा? देखिए मिस्टर रघुवीर, ये समय पर निर्भर करता है, हो सकता है तो कुछ दिनों में ही इसको सब याद आ जाए या कभी भी नहीं। ये बोलते हुए रघुवीर के कंधे पर हाथ रख दिया। माँ ये हमारे रियांश के साथ क्या हो गया? वो अपनी पत्नी को ही भूल गया, अब हम परिधि को कैसे संभाले? रोए हुए बोले सुगंधा जी। रघुवीर के कंधे पर अपना हाथ को मजबूती के रखते रखती हुई बोली, हम जानते हैं कि ये समय हम सभी के लिए बहुत ही कठिन है, लेकिन हम सभी को मजबूती के साथ इस कठिन समय का सामना करना होगा, नहीं तो परिधि बेटी टूट जाएगी। हम सभी को उसके सामने रोना नहीं है। आप शायद सही ही बोल रही है श्रीमती जी, जब हम लोग का ये हालत ये है तो उस नाजुक सी बच्ची पर इस वक्त क्या गुजर रहा होगा। आप सही बोल रहे हैं। वो तो इस बात से एकदम से शांत हो गई है, इसीलिए मैंने कोमल को उसे यहाँ से लेकर जाने को बोल दिया है। आपने ठीक किया, नहीं तो वो रियांश को देखकर रोना शुरू कर देती, जो कि ना उसके लिए अच्छा है और ना ही रियांश के लिए। खैर कोमल सिंघानिया हाउस पहुंचकर परिधि से बोली, भाभी घर पहुंच गए हैं हम। और ड्राइवर को बोली, भैया आप गाड़ी वापस हॉस्पिटल ले जाओ,
और परिधि को गाड़ी से निकालने लगी। कुछ देर बाद वो दोनों घर के अंदर आ गए। परिधि एकदम से शांत थी, ना ही कुछ बोल रही थी और ना ही रो रही थी। कोमल ये सब देखकर बहुत परेशान हो गई। वो परिधि को इस हाल में नहीं देख सकती थी, इसीलिए उसने परिधि से बात करना शुरू किया। भाभी, आप ऐसे हिम्मत नहीं हार सकती है। क्या आप भूल गई कि जब आपकी शादी हुई थी उस वक्त भी तो भाई आपको नहीं जानते थे, लेकिन आपने अपने स्वभाव के कारण भाई को आपसे प्यार करने पर मजबूर कर दिया। तो क्या आज भाई आपको भूल गए तो आप उन्हें ऐसे ही छोड़ देंगी? कोमल की बातों ने उसके मन को एक नई उम्मीद दी और वह रोने लगी। रोते रोते उसने कोमल से पूछा, क्या मैं उनको अपना प्यार याद दिला पाऊंगी? पहले मैं उनसे प्यार नहीं करती थी तो मुझे उतना बुरा नहीं लगता था उनका मुझे इग्नोर करना, लेकिन अब मैं उनसे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी कि वो मुझे नहीं जानते हैं? और फुट फुट कर रोने लगी। कोमल परिधि की आंखों से आंसू पूछते हुए बोली, वही ना भाभी, पहले आप भाई से प्यार नहीं करती थी तब भी भगवान जी ने भाई के साथ आपकी शादी करवाई, लेकिन अब तो आप भाई से बहुत प्यार करती है। तुम शायद ठीक ही कह रही हो कोमल, मुझे रोना नहीं चाहिए बल्कि अपने प्यार पर भरोसा करना चाहिए। लेकिन कल घर आकर रियांश जी ने किसी पूछा कि मैं यहाँ क्या कर रही हूँ तो क्या जवाब देंगे हम? भाभी, आप उसकी चिंता बिल्कुल भी नहीं कीजिए, मैंने सोच लिया है कि मुझे क्या बोलना है। और परिधि को अपने गले से लगा लिया। दोनों वही कुछ देर बाद सो गए। अगली सुबह परिधि की नींद सुबह 5 बजे ही खुल गई। उसने कोमल को भी जगा दिया। क्या हुआ भाभी, अभी आपने मुझे क्यों जगाया? क्या तुम भूल गई कि आज रियांश जी हॉस्पिटल से वापस घर आ रहे हैं? हाँ भाभी पता है, लेकिन आप इतनी सुबह से ही उनका इंतजार क्यों करने लगी? वो लोग 10 बजे आएंगे। मुझे पता है कि वो सभी रियांश जी को लेके 10 बजे आने वाले हैं, लेकिन इस घर में जो चारों तरफ हमारी और रियांश जी की शादी की तस्वीरें हैं उसे हटाना तो हम भूल ही गए थे। वो तो मुझे अचानक से याद आ गया, वरना आज तो हम गए थे। कोमल अपने माथे पर हाथ मारते हुए बोली, धत तेरी, मैं तो सच में भूल गई थी ये बातें। अच्छा हुआ भाभी आपको सही समय पर याद आ गया। चलिए जल्दी से सारी तस्वीरें निकालते हैं। और दोनों जल्दी जल्दी अपने काम पर लग गई। कुछ देर बाद वो दोनों फिर से एक जगह पर आते हुए बोली, चलो हो गया काम। इधर रघुवीर जी रियांश की डिस्चार्ज पेपर्स रेडी करवा रहा था ताकि उसे घर ले जा सके। सुगंधा जी मन ही मन सोच रही थी कि परिधि बेटा कैसी होंगी, हम तो उनसे बात भी नहीं कर पाए हैं। अब घर जाने के बाद मौका देखकर उनसे मिलना पड़ेगा, नहीं तो रियांश फिर से सवाल करने लगेंगे और उनके लिए अभी माथे पर इतना तनाव देना ठीक नहीं होगा। चलिए रियांश बेटा, अब हम अपने घर चलते हैं। तभी रियांश बोलता है, वो पापा जी, आप इतना परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं अब एकदम ठीक हूँ। और माँ दादी आप लोग भी इतना परेशान मत होइए, अपने धीरे से आवाज में बोला। तभी शांति देवी बोलती है, हाँ बेटा अब तो आप कहोगे ही ना, आपने तो हम सभी की जान ही निकाल दी थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो हमारा क्या होता सोचा है आपने? और सारी से अपने आंसू पूछने लगी। अब रियांश फिर से वही सभी का लाडला, किसी की नहीं सुनने वाला और तो और जो मन में आए वही करने वाला रियांश बन चुका था। ठीक है दादी, अब तो मैं ठीक हूँ ना, तो फिर ये आंसू क्यों? और वो ये बोलकर अपनी दोनों हाथों से दादी की आंखों से आंसू पूछने लगा। तभी रघुवीर जी बोले, चलिए भाई अब घर भी तो जाना है या यही रहने का मन है आप लोगों का? वो मजाक करते हुए बोले, जिससे सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। सुगंधा जी बोली, चलिए, और सभी घर के लिए निकल गए। कुछ समय बाद वो लोग सिंघानिया हाउस के बाहर पहुंच गए। रघुवीर ने ड्राइवर को गाड़ी रोकने को कहा, फिर गाड़ी से सभी निकले। लेकिन रियांश अभी खुद से नहीं चल सकता था तो रघुवीर जी ने उसे अपने सहारे गाड़ी से निकाला और सभी घर के अंदर जाने लगा। तभी घर के अंदर से एक आवाज आई, रुके, और सभी रुक गए। परिधि घर के अंदर से आते हुए बोली, मैंने दादी को एक बार देखा था, कभी कोई हॉस्पिटल से वापस घर आए तो उसकी आरती उतार के अंदर आना चाहिए। और वो रियांश की आरती बड़े ही मासूमियत के साथ उतारने लगी। लेकिन रियांश उसे देखकर माँ की तरफ मुड़कर पूछता है, माँ ये लड़की कौन है? ये हॉस्पिटल में भी थी? ये बात सुनते ही सभी एक दूसरे के मुंह देखने लगते हैं। लेकिन तभी अंदर से कोमल आती हुई बोलती है, भाई ये मेरी दोस्त है भा। परिधि तुरंत उसे कोहनी मारती है तो वह अपने जुबान को संभालते हुए बोलती है, ये मेरी दोस्त परिधि है। रियांश बोला, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? भाई ये इंदौर से है और दिल्ली अपनी पढ़ाई पूरी करने आई है। कुछ दिनों में इसके एग्जाम होने वाले हैं, फिर ये चली जाएगी। जिस पर रियांश सिर्फ ओके बोला। तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस यही तक। आगे की कहानी को हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए हमें जाने की इजाजत, मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। तब तक आप सभी इसी तरह सुनते रहिए हमारे द्वारा लिखी स्टोरी अरेंज वाला लव।